नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे इतिहास खंड का अध्याय 8 जिसका नाम है महिलाएं, जाति एवं सुधार। देखो बच्चों, इस अध्याय के अंदर हम महिलाओं की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे कि महिलाओं की स्थिति क्या थी, जाति व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे कि जातियों की व्यवस्था कैसे थी, कैसे निचली और ऊपरी जातियों में आपस में भेदभाव किया जाता था और हम उनमें क्या क्या सुधार हुए, उन सुधारों के बारे में पढ़ेंगे। सुधारों के अंदर किन किन मुख्य व्यक्तियों का हाथ रहा या किन किन मुख्य व्यक्तियों ने इन सुधारों में अपना अपना योगदान दिया, इन सभी व्यक्तियों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने बात करें राजा राम मोहन राय की। देखो बच्चों, राजा राम मोहन राय जो थे वो खुद अपने आप में एक बहुत बड़े विद्वान व भाषाविद थे। भाषाविद का मतलब इन्हें भारतीय भाषा यानी कि संस्कृत व हिंदी के अलावा भी कई भाषाओं का ज्ञान था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि मुगल बादशाह अकबर ने दी थी, अकबर द्वितीय ने दी थी। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने, ये वो अकबर नहीं है, ये बाद में आए थे, अकबर द्वितीय। अब मैं बात करूं राजा राम मोहन राय की कि इन्होंने सुधार के अंदर या महिलाओं की स्थिति के सुधार के लिए क्या क्या योगदान दिए, तो इनके बारे में पढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय के बारे में, राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्मो सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था जिसे बाद में ब्रह्मो समाज के नाम से जाना गया। राम मोहन राय देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज्यादा स्वतंत्रता व समानता के पक्षधर थे। जैसे कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, पिछले अध्याय के अंदर जो मिल थे ये एक ब्रिटिश व्यक्ति थे जो कि भारत के अंदर पश्चिमी सभ्यता या पश्चिमी शिक्षा के खिलाफ थे, क्योंकि इनका ये मानना था कि कहीं ना कहीं जो पूर्वी सभ्यता है यानी कि भारतीय जो सभ्यता है वो अपने आप में एक बेहतर सभ्यता है, जब किसकी अपेक्षा, पश्चिमी सभ्यता की अपेक्षा। वहीं भारत के ही राजा राम मोहन राय जो थे इनका मानना था कि जो पश्चिमी सभ्यता है वो कहीं ना कहीं बेहतर है, किससे, भारतीय सभ्यता से। क्योंकि इनका ये मानने का कारण था क्योंकि उस समय तक भारत में महिलाओं के साथ काफी भेदभाव होते थे, महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जब इन्होंने पश्चिम का रुख किया, पश्चिम यानी कि यूरोप के अंदर, तो यूरोप के अंदर महिलाओं में ज्यादा समानता थी, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में समानता अधिक थी, यानी कि पुरुष और महिलाओं दोनों को समान अधिकार दिए गए थे। ये भी कहीं ना कहीं इस चीज के पक्षधर थे। अब मैं बात करता हूं कि उन्होंने क्या क्या काम किए। तो उन्होंने सती प्रथा, सती प्रथा का मतलब होता है बच्चों, अगर किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती है तो उसी के साथ वो महिला उसी की जो चिता थी, चिता अग्नि के साथ आत्मदाह करती थी, के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी। राम मोहन राय संस्कृत, फारसी तथा अन्य कई भारतीय एवं यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वे एक अच्छे भाषाविद थे। भाषाविद का मतलब उन्हें भारतीय भाषाओं के साथ साथ अन्य कई भाषाओं का ज्ञान था। राम मोहन राय के विचारों के फलस्वरूप 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई। देखो, समय समय पर जो ब्रिटिश सरकार थी, जो अंग्रेज सरकार थी, अलग अलग प्रकार के कानून लाती, तो ऐसे ही 1829 के अंदर एक कानून लाया गया और उस कानून के तहत 1829 से सती प्रथा पर बैन कर दिया गया, सती प्रथा को रोक दिया गया। आगे देखते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अब हम बात करेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। जैसे राजा राम मोहन राय जो थे उन्होंने तो सती प्रथा के ऊपर जोर दिया, उसे बंद करवाया, ऐसे ही ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे इन्होंने विधवा विवाह या विधवा पुनर्विवाह पर जोर दिया। देखते हैं, यह है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। प्रसिद्ध सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला दिया था। अंग्रेज सरकार ने उनका यह सुझाव मान लिया और 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया। 1856 यानी कि जिस समय लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल थे, तो उस समय विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम था उसको लागू किया गया। अब हम बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। तो मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में वीरेशलिंगम
पंतुलू ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया। देखो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे, उन्होंने भी विधवा विवाह के बारे में अलग से एक संगठन तैयार किया। उस संगठन के तहत उन्होंने भी इस विधवा पुनर्विवाह पर जोर दिया, जिसकी मांगे कहीं ना कहीं अंग्रेज सरकार ने मान ली थी। इसके बाद अगर मैं तेलुगु भाषी इलाकों में बात करूं, वीरेशलिंगम पंतुलू की, तो उन्होंने भी विधवा विवाह पर जोर दिया था। लगभग उसी समय बंबई में युवा बुद्धिजीवियों और सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया। यानी कि इस समय विधवा विवाह के पुनर्विवाह पर काफी जोर दिया गया था। विधवा मतलब बच्चों, जब कोई महिला के पति की अकाल मृत्यु हो जाती है तो ऐसी जो महिला होती है उसे विधवा बोला जाता है। यानी कि एक ऐसा कानून पास किया गया कि उस महिला के पास इतना हक हो कि वह पुनः किसी और व्यक्ति के साथ विवाह कर सके। उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया। तो बच्चों, अगर कोई आपसे पूछे कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो हमारा आंसर रहेगा स्वामी विवेकानंद। ऐसे ही अगर कोई आपसे पूछे कि ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की थी, तो ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी राजा राममोहन राय ने। अब मैं बात करता हूं महिला शिक्षा की। कलकत्ता में विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात कर रहे हैं ये, और बंबई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। देखो, जहां इन्होंने विधवा विवाह पर जोर दिया, उसके साथ साथ इन्होंने बच्चों के लिए, या मैं से बोलूं कि लड़कियों के लिए भी स्कूलों का प्रावधान किया। इन्होंने मांगे उठाई कि लड़कियों के लिए भी स्कूलों की व्यवस्था होनी चाहिए जैसे लड़कों के लिए होती है। 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिराव फूले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। यानी कि यहां से स्पष्ट होता है जो आर्य समाज जो था, कहीं ना कहीं महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए आगे बढ़ रहा था, या उनकी जो अधिकार थे उनके अधिकारों के लिए लड़ रहा था। इसी के साथ साथ ज्योतिराव फूले ने भी महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए क्या किए थे, स्कूलों की व्यवस्था की थी, यानी कि उनके लिए स्कूल खोले थे। ऐसे ही मुमताज अली जैसे कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। यानी कि कुरान शरीफ भी यही कहती है कि महिलाओं को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। तो आप देख सकते हैं, अभी तक हमने बात की ईश्वर चंद्र विद्यासागर की, स्वामी विवेकानंद की, राजा राममोहन राय की, तो इन सभी ने कहीं ना कहीं महिलाओं से संबंधित जो मुद्दे थे उनको उठाया और उन पर पुरजोर से कार्य किया था। उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काफी कदम भी उठाए थे। अपने स्तर पर स्कूलों की भी व्यवस्था की, स्कूल भी खोले थे अलग अलग माध्यमों से। 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने लगी थी। जैसा कि आपको पता है 1857 के आसपास जब क्रांति चल रही थी, तो उस समय बंबई, कलकत्ता, चेन्नई, यानी कि उस समय क्या मद्रास जैसे शहरों में विश्वविद्यालयों की स्थापना हो रही थी। जैसा कि मैंने आपको पिछले अध्याय में बताया था, एक वुड्स डिस्पैच नाम का एक अधिनियम, एक नीति अपनाई गई थी ब्रिटिश भारतीय ब्रिटिश थे, यानी कि ब्रिटिश जो भारत में राज कर रहे थे उनके द्वारा। तो इस डिस्पैच के अंदर बताया गया था कि कैसे नई शिक्षा पद्धति को लागू किया जाए। तो उसके तहत विश्वविद्यालय खोले गए थे और 1880 के आसपास उन विश्वविद्यालयों के अंदर महिलाओं का जो प्रवेश था उसमें भी वृद्धि हो रही थी। उनमें से कुछ चिकित्सक और कुछ शिक्षिका बन गई थी। यह बता रहा है कि महिलाएं पढ़ लिख कर वहां से चिकित्सक और शिक्षिका भी बनी थी। पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों की आलोचना की गई। यानी कि ताराबाई शिंदे ने एक किताब लिखी जिसके अंदर उन्होंने जो महिला और पुरुष के बीच असमानता है उस असमानता पर जोर दिया, उन बिंदुओं पर जोर दिया और एक किताब प्रकाशित की ताकि ये जो मुद्दे हैं ये ब्रिटिश सरकार तक पहुंचे। और कहीं ना कहीं उन्होंने महिलाओं की समानता के अधिकार के लिए लड़ाई में योगदान किया था।
पर अगर मैं आपको आज के हिसाब से बताऊं तो आज हमारे संविधान में इस बात का प्रावधान है कि सभी पुरुष और महिला यानी कि लिंग के आधार पर किसी से भी कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। पर उस समय तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, तो उसमें भेदभाव की जो नीतियां थी काफी ज्यादा थी। अब मैं बात करूं पंडिता रमाबाई की। संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। उन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब भी लिखी थी। देखो, इनके अनुसार इन्होंने कहा था कि जो महिलाएं होती हैं उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, छोटी उम्र में उनकी शादी कर दी जाती है। यानी कि इनके अनुसार इन्होंने कहा कि जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में महिलाओं का योगदान सिर्फ इतना ही है कि वो घर पर ही रहकर जो घर के कामकाज हैं उन्हें देखें और जो बच्चे हैं उनका लालन पालन करें। तो इन्होंने इसको खूब निंदा की थी। उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की, जहां ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी। यानी कि एक ऐसा घर बनाया जिसमें वे महिलाएं जो कहीं ना कहीं अपने ससुराल पक्ष से पीड़ित हैं, उन महिलाओं की रक्षा के लिए, उनके हितों के लिए, अगर वो अपने घर से बाहर भी रहना चाहती है तो उनके लिए एक घर बनाया गया। 20वीं शताब्दी में यानी कि 1900 के आसपास जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता व समानता की मांग का समर्थन किया। ये वो समय है जब हमारे संविधान का निर्माण भी किया जा रहा था। तो आप देख सकते हैं उस संविधान के निर्माण में भी कहीं ना कहीं इस बात का फुल जोर दिया गया है कि पुरुष और महिला इसकी समानता हमेशा बनी रहे, यानी कि लिंग के आधार पर भेदभाव न किया जाए। अब हम बात करते हैं बाल विवाह के विरुद्ध कानून। बच्चों, बाल विवाह का मतलब होता है कि कम उम्र में शादी करना। यानी कि अगर मैं आज के समय की बात करूं तो अगर कोई महिला की उम्र 18 साल से कम है और कोई पुरुष की उम्र 21 साल से कम है तो ऐसे विवाह को बाल विवाह बोला जाता है। पर इससे पहले जब मैं बात करूं ब्रिटिश शासन की, तो ब्रिटिश शासन के अंदर ये जो उम्र थी थोड़ी घट गई थी। जो महिला थी, महिला की उम्र 16 वर्ष और पुरुष की उम्र 18 वर्ष। इससे कम उम्र की जो महिला थी, यानी कि 16 से कम उम्र की महिला और 18 से कम उम्र का पुरुष, अगर ऐसे जोड़े का विवाह होता है तो ऐसे जोड़े को बाल विवाह बोला जाता था। देखो बच्चों, बाल विवाह के कई नुकसान हैं, क्योंकि देखो बाल विवाह यानी कि अभी तक बाल्य अवस्था में है और बाल्य अवस्था के अंदर इतनी समझ नहीं थी कि अपने परिवार का लालन पालन कैसे किया जाए, तो कहीं ना कहीं ये दिक्कतें आ रही थी। तो इसके लिए एक कानून बनाया गया। तो अब देखते हैं क्या कानून बनाया गया था। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम, निषेध मतलब रोकना, उसको बंद करना, निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस कानून के बारे में कई वैसी कड़वी बहसें और संघर्ष नहीं हुए जैसे पुराने सुधारवादी कानूनों के बारे में हुए थे। पुराने सुधारवादी कानूनों का मतलब है जैसे कि विधवा विवाह के लिए हुआ था, जैसे कि सती प्रथा के लिए हुआ था। ये बहुत ही आसानी से कानून लागू हो गए थे, यानी कि इन कानूनों को प्रारंभ कराने के लिए ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा था। इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती। बाद में यह उम्र बढ़ाकर क्रमशः 21 साल व 18 साल कर दी गई। यानी कि आज जो शादी की उम्र है वो क्या है, 18 और 21। अब हम बात करते हैं जाति और समाज सुधार। अभी तक अपने बात की महिलाओं की, कि महिलाओं की दशा के अंदर हमने क्या क्या सुधार किए। सती प्रथा के विरुद्ध कानून लाया गया, विधवा विवाह के विरुद्ध कानून लाया गया, उनकी या महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया, बाल विवाह को निषेध किया गया। अब हम बात करेंगे जाति और समाज सुधार, कि जाति के अंदर या इस व्यवस्था के अंदर क्या सुधार किए गए। सबसे पहले राम मोहन राय, इनका नाम हमने इस अध्याय के अंदर पहले भी देखा था। राम मोहन राय जो थे, इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था और इनके प्रयासों से 1829 के अंदर सती प्रथा के विरुद्ध एक कानून भी बनाया गया था। तो यहां अगर मैं बात करूं, राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक
पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। देखो जो बच्चों बौद्ध ग्रंथ जो थे, बौद्ध ग्रंथों के अंदर जो जाति व्यवस्था थी, या मैं ऐसे बोलूं कि बौद्ध ग्रंथ का जो उदय जो था कहीं ना कहीं हिंदू धर्म में आ रही कुरीतियों के कारण ही हुआ था, क्योंकि कुछ लोग थे जो हिंदू धर्म में आने वाली कुरीतियों से परेशान थे। तो ऐसे में इस नए धर्म का निर्माण हुआ और उन कुरीतियों को दूर किया गया था। तो राजा राम मोहन राय ने भी बौद्ध धर्म का सहारा लिया था अपनी बातों को स्पष्ट करने के लिए। प्रार्थना समाज, जैसे कि बच्चों हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ब्रह्मो समाज, ऐसे ही एक समाज था प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थक था। भक्ति परंपरा का मतलब ये भगवान में विश्वास रखते थे, जिसमें सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया गया था। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बंबई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया था। यानी कि कहीं ना कहीं जो जातियां थी वो दो भागों में विभाजित थी, निचली और ऊपरली। तो इन्हें कहीं ना कहीं जो निचली और ऊपरी जो जातियां थी, इन्हें कहीं ना कहीं इनके बीच में जो संघर्ष चल रहा था उस संघर्ष को कम करने के प्रयास किए गए थे। समानता और न्याय की मांग, पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाए। देखो बच्चों, हरिदास ठाकुर जो थे वो खुद एक उच्च वर्ग से आते थे, पर फिर भी उन्होंने निम्न वर्ग के जो चांडाल काश्तकार जो थे उनके साथ काम किया। मतलब इनका यह दर्शाना था कहीं ना कहीं कि कोई भी जाति उच्च नहीं होती और कोई भी जाति निम्न नहीं होती। केरल के एझाव जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। एकता मतलब मिलजुल कर रहने का आदर्श वाक्य रखा था। उन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया। अब मैं बात करता हूं गुलामगिरी की। ये आपको दिखाई दे रहे हैं। 1827 में जन्मे ज्योतिराव फूले ने ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूलों में शिक्षा पाई थी। फूले द्वारा स्थापित किए गए सत्य शोधक समाज, देखो अगर आपसे कोई पूछे कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिराव फूले ने। नामक संगठन ने जातीय समानता के समर्थन में मुहिम चलाई। 1873 में फूले ने गुलामगिरी यानी कि गुलामी नामक एक किताब लिखी। फूले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। यानी कि एक गुलामगिरी नाम की किताब लिखी और इस किताब के माध्यम से कहीं न कहीं जाति व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया। और ये जो शख्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये थे ज्योतिराव फूले। अब मैं बात करता हूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जिन्होंने हमारे संविधान निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। संविधान निर्माण से पहले इन्होंने जो भूमिकाएं निभाई थी मैं यहां उन सभी भूमिकाओं का जिक्र करूंगा। अंबेडकर एक महार परिवार एक यानी कि महार जो जाति थी उसमें एक निचली जातियों के अंतर्गत आती थी। परिवार में पैदा हुए थे। बचपन में उन्होंने इस बात को बहुत नजदीकी से देखा था कि रोजाना की जिंदगी में जातीय भेदभाव और पूर्वाग्रह क्या होता है। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने हेतु फेलोशिप मिल गई थी और 1919 में भारत लौटने पर उन्होंने समकालीन समाज में उच्च जातीय सत्ता संरचना पर काफी लिखा था। यानी कि ये जो जाति व्यवस्था थी इन्होंने इसका खूब विरोध किया और इसके ऊपर कई किताबें भी लिखी थी। सन 1927 में अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया। देखो बच्चों, इस आंदोलन का कारण था क्योंकि उस समय तक जो निचली जाति के लोग थे उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था। तो भीमराव अंबेडकर का मानना था कि जब हम भी इन्हीं जातियों से संबंध रखते हैं, यानी कि हम भी जब हिंदू धर्म में आते हैं तो हमें मंदिरों में प्रवेश क्यों नहीं दिया जा रहा है।
महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। इस आंदोलन की बात कर रहे हैं, मंदिर प्रवेश आंदोलन जो था, इसमें महार जाति यानी कि निचली जो जाति थी उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। 1927 से 1935 के बीच अंबेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए ऐसे 3 आंदोलन चलाए। वह पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जातीय पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है। यानी कि ये अपनी ही जाति के जो लोग थे उन्हें एक सोशल मैसेज देना चाहते थे कि कैसे आपको हिंदू धर्म से अलग किया जा रहा है, कैसे आपको हिंदू धर्म का अंग ही नहीं माना जा रहा। अब हम बात करते हैं पेरियार एवी रामास्वामी नायकर 20वीं सदी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हुए। गैर ब्राह्मण आंदोलन मतलब ऐसे आंदोलन जिनके अंदर ब्राह्मणों की कोई भी रुचि नहीं थी या ब्राह्मण उसके अंदर शामिल नहीं थे। पेरियार के नाम से प्रसिद्ध ईवी रामास्वामी नायकर एक मध्यम वर्गीय परिवार में पले बढ़े थे। अपने प्रारंभिक जीवन में वे सन्यासी थे और उन्होंने संस्कृत शास्त्रों का गंभीरता से अध्ययन किया था। बाद में वे कांग्रेस के सदस्य बने, परंतु जब उन्होंने राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित की गई एक दावत में देखा कि वहां बैठने के लिए जातियों के हिसाब से अलग अलग इंतजाम किया हुआ है, तो उन्होंने हताश होकर पार्टी छोड़ दी। यानी कि इन्हें भी कहीं ना कहीं इस जातीय व्यवस्था का सामना करना पड़ा था। पढ़े लिखे होने के बावजूद एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे रामास्वामी नायकर जो थे ये कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे, पर उस घटना से आहत होकर इन्होंने पार्टी को छोड़ दिया था, पार्टी का त्याग कर दिया था। उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन, देखो कहीं ना कहीं उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंची थी इस बात से, तो इसी आधार पर उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। उनका कहना था कि मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति के असली वाहक अछूत ही हैं, जिन्हें ब्राह्मणों ने अपने अधीन कर लिया है। यानी कि इनका मानना था कि जिन्हें अछूत कहा जाता है, संस्कृति को बचाने में या संस्कृति को बनाने में जो योगदान था इन्हीं अछूतों का था। पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। कट्टर आलोचक का मतलब बच्चों ये हिंदू वेद धर्मों के अंदर जो बातें लिखी गई थी वे इन्हें सही नहीं मानते थे। खासतौर से मनु द्वारा रचित संहिता, भगवत गीता और रामायण के वे कटु आलोचक थे। यानी कि जितने भी हिंदू धर्म के जो ग्रंथ थे वे इन्हें नहीं मानते थे। अब मैं बात करूं रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद की। देखो रामकृष्ण मिशन जो है इसकी स्थापना की थी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन का नाम स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया था। यह मिशन समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर देता था। स्वामी विवेकानंद जिनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, आप देख सकते हैं स्वामी विवेकानंद जो थे इन्होंने कई बार भारत की तरफ से अन्य देशों के अंदर भी धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर अन्य कई गतिविधियों में सहयोग किया था। अगर कोई आपसे पूछे कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो रामकृष्ण मिशन जो थे इसकी स्थापना की थी विवेकानंद, और रामकृष्ण मिशन का नाम रखा गया था इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर। 1893 में शिकागो यानी कि अमेरिका, शिकागो में विश्व धर्म संसद का मतलब है एक ऐसी संसद जिसमें विश्व के अनेक भागों से धर्म गुरु पहुंचे थे। उसी में भारत की तरफ से स्वामी विवेकानंद को भेजा गया था भारत का पक्ष रखने के लिए। में उन्हें सुनने के बाद न्यूयॉर्क हेराल्ड ने विवरण दिया कि ऐसे विद्वान राष्ट्र में धर्म प्रचारकों को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। यानी कि इन्होंने अपने भाषणों से वहां की जो जनता जिसे मंत्रमुग्ध कर दिया था। यानी कि वो इतने प्रभावित हुए कि उन्हें लगा कि इनसे तो कोई बुद्धिमान हो ही नहीं सकता, तो फिर इनके देश में किसी को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण कार्य रहा होगा। स्वामी विवेकानंद आधुनिक समय के पहले भारतीय थे जिन्होंने विश्वव्यापी स्तर पर वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक गौरव को
पुनर्स्थापित किया, लेकिन उनका उद्देश्य केवल धर्म की व्याख्या करना नहीं था। यानी कि उनका ये मानना था कि मैं सिर्फ धर्म को बढ़ावा देना नहीं चाहता, मैं नैतिकता के जो मूल्य हैं उनको बढ़ावा देना चाहता हूं। आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं प्रार्थना समाज की। देखो 1867 में बंबई में स्थापित प्रार्थना समाज ने जातीय बंधनों को खत्म करने और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किए थे। अब हम बात करेंगे बच्चों वेद समाज की। वेद समाज की स्थापना की थी केशव चंद्र ने। केशव चंद्र ने 1864 के अंदर मद्रास में, मद्रास यानी कि अब का चेन्नई, मद्रास यानी कि चेन्नई में 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई। वेद समाज ब्रह्मो समाज से प्रेरित था। ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। वेद समाज ने जातीय भेदभाव को समाप्त करने और विधवा विवाह तथा महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया। अब मैं बात करता हूं अलीगढ़ आंदोलन की। सैयद अहमद खान द्वारा 1875 में अलीगढ़ में खोले गए मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को ही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया, जो कि आज भी अलीगढ़ विश्वविद्यालय नाम से विख्यात है। तो बच्चों इसी साथ हमारा यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। इस अध्याय के अंदर हमने महिलाओं की स्थिति के बारे में जाना, सती प्रथा और विधवा विवाह के प्रति जो कानून आए उनके बारे में जाना, हमारे भारत देश के विद्वानों ने महिलाओं की समानता के लिए जो प्रयास किए उनके प्रयासों के बारे में जाना, जो जाति व्यवस्था थी उसके लिए जो प्रयास किए गए उन सभी प्रयासों के बारे में जाना। तो अब हम मिलते हैं हमारे अगले अध्याय के साथ। धन्यवाद।